इस यात्रा का उद्देश्य क्या है, क्यों पैदल हम लोग इतनी दूर से चल रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त मैं आपको बताना चाहूंगा। ये 12 नवंबर से सरयू के तट से यात्रा निकली है और 24 नवंबर तक ये पदयात्रा चलेगी। इसका समापन जहां 3 पवित्र नदियों का मिलन होता है उस संगम नगरी में प्रयागराज में होगा। और जब हम कहते हैं कि रोजगार दो, तो रोजगार तो आज सबकी जरूरत है। नौजवान की भी जरूरत है, किसान की भी जरूरत है, महिलाओं की भी जरूरत है, मजदूरों की भी जरूरत है, बुनकरों की भी जरूरत है, कुटीर उद्योग के धंधे करने वाले लोगों की भी जरूरत है, सूक्ष्म उद्योग के धंधे करने वाले लोगों की जरूरत है। तो रोजगार सबको चाहिए। बगैर रोजगार के आपका जीवन आगे नहीं बढ़ सकता और आपका परिवार भी खुशहाल नहीं रह सकता। तो रोजगार सबकी पहली आवश्यकता है। अब हम अपने आप से अगर पूछें और अपने इर्द गिर्द अगर हम लोग सवाल करें और ये पूछें कि भाई क्या वास्तव में रोजगार हम सब लोगों को मिल रहा है, तो नहीं मिल रहा है। अगर हम बात करें युवाओं की, तो बड़ी मेहनत करके तैयारी करके वो बेचारे परीक्षा देते हैं। हमारी माताएं बहनें यहां बैठी हैं, अपने पति से पैसे लेके बच्चे को पढ़ाती हैं, कहीं प्रयागराज, कहीं लखनऊ, कहीं मेरठ, कहीं कानपुर। जरूरत पड़ती है तो खेत बेच देते हैं, माँ बाप खेत बेच देते हैं अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, उसकी फीस जमा करने के लिए, उसको महंगी कोचिंग दिलाते हैं, आईएएस की, पीसीएस की, दरोगा की, सिपाही की। बड़ी मेहनत करके वो लड़का एग्जाम देने जाता है और बाद में पता चलता है भाई पेपर तो लीक हो गया, तो उसकी परीक्षा बर्बाद हो जाती है। एसएससी के एग्जाम में पेपर लीक हो जाता है, सिपाही के एग्जाम में पेपर लीक हो जाता है, दरोगा के एग्जाम में पेपर लीक हो जाता है, पीसीएसजे के एग्जाम में पेपर लीक। तो आप जरा कल्पना कीजिए कि आपने अपने बच्चे को जो पेट काट के पढ़ाने के लिए भेजा है, उसके दिल पे क्या बीतती होगी, या आपके दिल पे क्या बीतती होगी कि हमारे भाई ने, हमारे बेटे ने इतनी मेहनत करके तैयारी करके परीक्षा दी, हमने इतना पैसा लगाया और नतीजा जीरो। तो उस नौजवान के मन में भी निराशा होती है, उस परिवार के मन में भी निराशा होती है। तो रोजगार इतना बड़ा संकट आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में बना हुआ है कि प्रयागराज में पिछले दिनों गोंडा के एक नौजवान ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि उसने बार बार एग्जाम दिया, फेल होता गया, परीक्षा का पेपर लीक होता गया। तो जब एकदम से निराशा हुई, उसने आत्महत्या कर लिया। और फक्र से हम लोग बताते थे कि हमारे घर का बेटा भारत की सेना में है, वो भारत की सेना में है, देश की रक्षा करने के लिए है। अब उस नौकरी को भी 4 साल की नौकरी कर दिया गया। कह रहे हैं साहब अग्निवीर, आपको मानदेय मिलेगा। तो क्या मानदेय पे सेना की भर्ती रखी जा सकती है? मानदेय पे कह रहे हैं 4 साल की आपको मानदेय मिलेगा, उसके बाद आपको टेम्पोररी नौकरी है, परमानेंट नौकरी सेना की नहीं है। आप बताइए, यहाँ पे कमांडो, अशोक कमांडो जी बैठे हैं, खड़े हो जाइए आप, इनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। इन्होंने कारगिल के युद्ध में हिस्सा लिया था, ये सेना में थे, अभी रिटायर हो गए। तो कारगिल के युद्ध में इन्होंने हिस्सा लिया था। तो मैं इनसे पूछ रहा था कि जब युद्ध की परिस्थिति आती है तो जो हमारे सेना के जवान हैं, उनका चयन कैसे किया जाता है कि युद्ध पर कौन जाएगा? तो इन्होंने कहा भैया, जो आदमी 5 साल तक फील्ड में ड्यूटी कर लेता है, यानी कि 5 साल तक उसको अनुभव होता है सेना में काम करने का, उसी को युद्ध के समय में आगे भेजा जाता है। गलत तो नहीं कह रहा हूं भाई? आपने बताया था मुझे। और नौकरी कितने साल की कर दी? 4 साल की कर दी। 4 साल की कर दी। तो इसका मतलब अगर देश के ऊपर कोई संकट आया, पाकिस्तान से कोई युद्ध हो गया, बांग्लादेश से कोई युद्ध हो गया, तो हमारे पास जो ट्रेंड सोल्जर, जिसको हमारे पुराने सेना के अधिकारी कहते थे ये 5 साल फील्ड में काम कर चुका, ये युद्ध लड़ने के लिए जाएगा। जैसे कमांडो अशोक को भेजा गया था कारगिल युद्ध में, क्योंकि इनकी 5 साल की नौकरी पूरी हो चुकी थी उस वक्त।
तो वो भेज नहीं पाएगा। वो तो कहेगा ये तो सब अग्निवीर है, 4 साल वाले, 2 साल वाले, 2.5 साल वाले। तो आपने देश की सुरक्षा के साथ भी समझौता किया और हमारे नौजवानों को जो रोजगार सेना में मिलता था वो रोजगार भी आपने खत्म किया। इसके अलावा सरकारी नौकरियां जो निकलती थी, आज आप देखिए सरकारी विभाग भेज दिए जाते हैं, या तो ये ढाक की नौकरी, कहते हैं आपको नर्सिंग का काम करना है, आशा बहू बन जाइए, शिक्षक का काम करना है, शिक्षा मित्र बन जाइए, संगठन महिलाओं का मजबूत करना है, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से काम कीजिए। लेकिन क्या आपको आपके मेहनत का पैसा मिल रहा है? प्रश्न ये है। आशा बहुओं को मानदेय मिलता है और उनकी जिम्मेदारी होती है कोई महिला गर्भवती हो से लेकर डिलीवरी कराने तक की पूरी जिम्मेदारी उस आशा बहू की होती है, और मिलता क्या है? मात्र 600 रुपए, शायद 600 रुपए। तो ये जो शिक्षा मित्रों का यही हाल है। मतलब पहले उनको 30,000 मिलता था, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर करके सबको निकाल दिया, फिर उसको 10,000 12,000 रुपए मिलता है, 10,000 रुपए। शिक्षा मित्र को 10,000। 10,000 में कौन सा परिवार चल सकता है आज के समय में? आप जरा कल्पना कीजिए, 2 बच्चों को अगर आपको पढ़ाना है किसी अच्छे स्कूल के अंदर, सरकारी स्कूल तो अब बंद कर किया जा रहा है, तो जब अगर किसी अच्छे स्कूल में आप दाखिला कराने जाएंगे तो वहां तो आपको 2,000-3,000 रुपए महीने की फीस देनी पड़ती है, ड्रेस बनवाना पड़ता है, बस्ता, स्कूल, कागज, किताब, कॉपी सब खरीदिए। अगर दूर स्कूल है तो बस से उसको भेजना पड़ता है, उसका किराया देना पड़ता है। तो 2-3 बच्चों का अगर परिवार है, माँ बाप है, उनका खाना भोजन है, जरूरत पड़ने पे कोई दवा इलाज है, बच्चों को स्कूल भेजना है, उस परिवार का खर्चा कैसे चलेगा? नहीं चल सकता। तो रोजगार का संकट उनके सामने भी है। मनरेगा की मजदूरी मिलती थी पहले, मनरेगा की मजदूरी में जब अच्छी संख्या में फंड आता था तो अच्छी संख्या में काम के दिन मिलते थे मजदूरों को, वो कटौती हो गई। उसमें रोजगार था, वो रोजगार कम हो गया। बुनकर समाज के लोग थे, कपड़ा बुनने का काम करते थे, वहां बिजली महंगी हो गई, इतना लाखों लाख का बिल आता है, वो उनका बुनकर का धंधा बंद हो गया। तो आज अगर हम बेरोजगारी की बात करते हैं तो कोई एक क्षेत्र नहीं कि सरकारी नौकरी नहीं मिल रही, वो तो खत्म हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ किसान हैं, बुनकर हैं, मजदूर हैं, या टेम्परोरी जो नौकरी करने वाले लोग हैं, उनकी बड़ी संख्या है। और आजकल एक अंग्रेजी का शब्द निकला है, आउटसोर्सिंग। तो किसी भी नौकरी के लिए आपको क्लर्क चाहिए, आउटसोर्स कर लीजिए, सफाई कर्मचारी चाहिए, आउटसोर्स कर लीजिए। तो ये आउटसोर्सिंग एक ऐसा शब्द आ गया है जिसने नौजवानों के, हमारे महिलाओं के रोजगार को, धीरे धीरे पढ़े लिखे लोगों के रोजगार को खत्म किया है। तो एक बड़ा संकट है रोजगार का संकट। और कोई भी सरकार हो, सरकार किसी की भी हो, इस पार्टी की हो, उस पार्टी की हो, उसकी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? मानव कल्याण। क्या प्राथमिकता होनी चाहिए? मानव का कल्याण। ये सरकार की प्राथमिकता। सरकार को क्या कहा जाता है? हम लोग कहते हैं सरकार माई बाप, यानी सरकार को हम कहते हैं वो हमारे माई बाप है। वो एक अभिभावक की तरह हमारा ध्यान रखेंगे, वो एक गार्जियन की तरह, माता पिता की तरह हमारा ख्याल रखेंगे। ये हमारी अपेक्षा होती है एक सरकार से। तो कल्याणकारी काम करना सरकार का काम है, यानी अच्छे स्कूल देना, अच्छे अस्पताल देना, रोजगार देना, ये सरकार का काम है। तो इसलिए मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये एक अच्छे उद्देश्य को लेके, पवित्र उद्देश्य को लेके यात्रा है। आप सब लोग अपना आशीर्वाद इस यात्रा को दीजिए। आप सब लोग प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि जिन सवालों को लेके हम लोग निकले हैं, एक ये कि समाज में कोई भेदभाव ना हो, सब आपस में भाईचारे से रहें, और दूसरा ये कि सबके घर में खुशहाली हो, सबके पास नौकरी हो, सबके पास रोजगार हो। ऐसा हमारा यूपी हो, ऐसा हमारा हिंदुस्तान हो। जय हिंद। आप सबको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।